राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास जो है कि यूपी टीजीटी 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इसे हम लोग जो कि हल करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एलटी क्वेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लिए हैं और 2000 टीजीटी 2021 का, 2016 का, 2013 का कर लिए हैं, जो है कि 2011 का है। ऐसे ही क्रम वाइज हम लोग जो कि जितने भी यूपी में टीजीटी का एग्जाम हुआ है उसको करेंगे और यह बुक जो है कि कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% जल जो है कि तरल पदार्थ कोशिकाओं में रहता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 70%। तो हमारे शरीर में 70% जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। जीवधारियों की शरीर की समस्त जैविक क्रियाएं जल की उपस्थिति में ही होती हैं। अतः शरीर में अत्यधिक मात्रा में जल आवश्यक होते हैं। विटामिन बी 3 को कहते हैं, तो विटामिन बी 3 को जो कि नियासिन कहते हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो विटामिन बी 3 को नियासिन कहते हैं। बी 3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को इष्ट, मांस, जिगर, मछली, दूध आदि खाना चाहिए। नियासिन को पेलेग्रा विरोधक विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मरासमस रोग निम्न की कमी से होता है। तो मरासमस रोग जो कि प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। जैसा कि मरासमस रोग जो है कि प्रोटीन और ऊर्जा की कुपोषण का एक घातक प्रकार है, जो शरीर में प्रोटीन और कैलोरी की अत्यधिक कमी से उत्पन्न होती है। इस पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर में ऊर्जा की अत्यधिक कमी हो जाती है, जिससे शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाएं रुक जाती हैं। मरासमस वयस्क और बच्चों दोनों को ही हो सकता है, परंतु विकासशील देशों में बच्चों एवं किशोरों में यह समस्या आम है। यूनिसेफ के अनुसार विश्व में लगभग 20 मिलियन की संख्या सिर्फ 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के जो अत्यधिक कुपोषण के शिकार हैं से प्रभावित है। जबकि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा प्रोटीन जो है कि सोयाबीन में पाया जाता है। तो जो है कि ग्लाइसिन प्रोटीन जो कि सोयाबीन में पाया जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो सोयाबीन में ग्लाइसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। जब यह पूर्ण प्रोटीन है, ग्लूटेन गेहूं में पाई जाती है। लेक्टो एल्बुमिन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। अमीनो अम्ल प्रोटीन जो की छोटी इकाई होती है। अमीनो अम्ल प्रोटीन जो की एक छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। निर्णय लेने की प्रक्रिया का जो है कि सही क्रम बताना है। पहले जो है कि हमें निर्णय लेना होता है। पहले में जो कि समस्या की व्याख्या करनी होती है। पहले क्या करना होता है, समस्या की व्याख्या करनी होती है। तब जो कि उसके बाद वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना होता है। वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना होता है, पहला ये है। दूसरा जो है कि यह है। फिर उसके बाद जो है कि वैकल्पिक समस्या का समाधान करने के बाद विकल्पों पर विचार किया जाता है। समाधान करने के बाद जो है कि विकल्पों पर विचार किया जाता है, कौन सा इसमें से विकल्प को चूज करें, और फिर निर्णय लिया जाता है। विकल्प को चुना जाता है। विकल्प को चुनने के बाद जो कि लास्ट में निर्णय लिया जाता है। निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना होता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, फिर चौथा यह है और पांचवा। तो पहला जो है कि पहला ही है, समस्या की व्याख्या करना। तो पहला पहला है। और फिर उसके बाद जो है कि वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, पहला तीसरा। तो पहला तीसरा जैसा कि बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो निर्णय से तात्पर्य है निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने से है। निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही चरण इस प्रकार है: समस्या की व्याख्या करना, वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, विकल्पों पर विचार करना, विकल्प चुनना, और फिर जो है कि निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, उसके बारे में बताया है कि पीटर एफ ट्रकर के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के निम्न चरण होते हैं।
तो समस्या को परिभाषित करना, समस्या का पीटर एवं ड्रकर के अनुसार बताया गया है कि समस्या को पहले की परिभाषित किया जाता है, फिर समस्या का विश्लेषण करना, फिर वैकल्पिक समाधान का विकास करना, सबसे अच्छे जो समाधान का चयन करना होता है, फिर निर्णय को प्रभावशाली क्रिया से परिणत करना होता है। निर्णय को प्रभावशाली क्रिया से परिणत करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षा के विस्तार के 6 मूल्य क्रम क्या है। शिक्षा के विस्तार के 6 मूल क्रम क्या है। तो पहले हो जाएगा ध्यान आकर्षण, ध्यान देना, पहले ध्यान देना, फिर रुचि, फिर इच्छा। पहले क्या है, पहले ध्यान दिया जाता है, फिर रुचि उत्पन्न होती है, फिर उसके प्रति इच्छा होता है। जिस पर ध्यान दिया जाता है, रुचि उत्पन्न होने के बाद इच्छा होती है, इच्छा होने के बाद जो है कि विश्वास होता है, विश्वास होने के बाद जो कि कार्यवाही मतलब कार्यवाही किया जाता है, फिर संतुष्टि प्राप्त होती है। तो पहले ध्यान देना, रुचि, इच्छा, तो चौथा तीसरा पहला दूसरा, चौथा तीसरा पहला दूसरा जो है कि ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है। निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है। तो गेहूं व मोटे अनाज हैं, तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो मुख्य खाद्य वर्ग में से गेहूं व मोटे अनाज मुख्य खाद्य वर्ग हैं। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। किसी भी समय का भोजन बनाते समय गृहिणी को प्रत्येक वर्ग में से एक खाद्य पदार्थ अवश्य लेना चाहिए, जिससे प्रमुख पोषक तत्व सही संतुलन में प्राप्त हो जाते हैं। प्रसार शिक्षा के मूल्यांकन साधन है परखने का। प्रसार शिक्षा के मूल्य आकलन साधन है परखने का। तो शोध, अध्ययन, विश्वसनीयता, संचार प्रणाली, कार्य अभिलेखन, तो इनमें से क्या होगा। तो प्रसार शिक्षा के मूल्यांकन साधन है परखने का, तो कार्य अभिलेखन हो जाएगा, कार्य अभिलेखन। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा, कार्य अभिलेखन। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन कार्यालय अभिलेखन को परखने का साधन है। प्रसार शिक्षा द्वारा प्रसार के लिए दृश्य शब्द साधनों का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कार्य सरलीकरण का अर्थ है। कार्य सरलीकरण का अर्थ इनमें से क्या है। तो कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की आदतों को बदलना या सम बचत साधनों का प्रयास करना, कार्य मूल स्थान का संगठन, कार्य संकेता में निपुणता विकसित करना। तो कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की आदतों को बदलना, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की आदतों को बदलना, अर्थात काम का ढंग इस प्रकार से हो कि कम से कम समय और शक्ति को व्यय कर हम अपने अधिक से अधिक काम पूरा कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समय प्रबंधन का एक यंत्र है। समय प्रबंधन का एक यंत्र इनमें से कौन सा है। तो कार्य इकाई, कार्य वक्र, समय मानक, समय योजना। तो जो है कि कार्य इकाई जो कि समय प्रबंधन का एक वक्र है। समय प्रबंधन का एक वक्र क्या है, कार्य वक्र है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, कार्य वक्र। तो कार्य वक्र जो है कि वक्र डायग्राम समय प्रबंधन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। इसके अंतर्गत कार्यों को ग्राफ पेपर पर वक्र के रूप में प्रदर्शित करके समय को नियोजित तरीके द्वारा प्रबंधित किया जाता है। सीपीएम की जो है कि फुल फॉर्म क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होगा, क्रिटिकल पाथ मेथड भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बीए गृह विज्ञान के 100 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का किस प्रकार औसत प्रयोग किया जाना चाहिए। बीए गृह विज्ञान के 100 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का किस प्रकार औसत प्राप्त किया जाना चाहिए। तो माध्यिका हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा, माध्यिका। तो किसी भी अध्ययन से संदर्भित मूलभूत शोध कार्य के समूह को कहते हैं। किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को क्या कहते हैं।
तो मूलभूत शोध कार्य के समूह को जो कि संदर्भिका कहते हैं, संदर्भिका कहते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को संदर्भिका कहते हैं। संदर्भिका के अंतर्गत शोध कार्य से संबंधित सभी प्रकार के समूहों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं वे हैं, तो वे कौन से हैं? तो वे जो है कि राष्ट्रीय क्षेत्र हैं, वे राष्ट्रीय क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डिंब अवस्था है, तो डिंब अवस्था कौन सी अवस्था है? तो यह गर्भावस्था से 2 सप्ताह तक, तीसरे सप्ताह से दूसरे सप्ताह तक, तीसरे माह के प्रारंभ से जन्म लेने तक, या स्त्री अंडाणु। तो डिंब अवस्था जो है कि डिंब अवस्था जो है कि गर्भाधान से 2 सप्ताह तक है, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक डिंब अवस्था है। तो इसका ए हो जाएगा। तो इसे जो है कि गर्भाधान से 2 सप्ताह तक के डिंबावस्था भी कहते हैं और बीजावस्था भी कहते हैं, तथा पीरियड ऑफ ओवियम या जायगोट भी कहा जाता है। और तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक की अवस्था को जो है कि भ्रूणकाल कहते हैं, जिसे पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय कहा जाता है, पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय कहा जाता है। और शिशु काल की अवस्था जो है कि तीसरे माह से प्रारंभ से जो है कि जन्म तक की अवस्था को शिशु काल कहा जाता है, पीरियड ऑफ फ्यूटस कहा जाता है, पीरियड ऑफ फ्यूटस। तो तीसरे माह को प्रारंभ तक की अवस्था पीरियड ऑफ फ्यूटस कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा है कि स्वस्थ समान शिशु की लंबाई होती है, स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई कितनी होती है इनमें से? तो स्वस्थ समान शिशु की लंबाई जो है कि 18 से 20 इंच तक होती है, 18 से 20 इंच तक होती है। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई 18 से 20 इंच होती है। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत लंबाई 19.5 इंच होती है। लंबाई के औसत का विस्तार जो कि 15 से 21 इंच तक होता है। अक्सर जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं। अक्सर जो है कि जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि शरीर को सिर से पैर की ओर होता है, विकास का यह नियम कहलाता है। सिर से पैर की ओर होना विकास का यह नियम क्या कहलाता है? तो यह सिर्फ मस्तका दो मुखी कहलाता है। तो इसका आंसर जो है कि ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पूर्व किशोरावस्था की उम्र है, तो पूर्व किशोरावस्था की इनमें से उम्र कौन सी है? तो पूर्व किशोरावस्था की उम्र जो है कि 13 से 17 है इसमें। तो 13 से 17 जो है कि पूर्व किशोरावस्था की उम्र है। तो पूर्व किशोरावस्था की उम्र 13 से 17 वर्ष के बीच होती है। किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था है। 13 से 17 वर्ष की अवस्था पूर्व किशोरावस्था कहलाती है, तथा इसके बाद की अवस्था उत्तर किशोरावस्था कहलाती है। विकास की इस अवस्था को जो कि स्वर्ण आयु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है तथा अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। परिभाषा दी है। तो विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रसन्न होती हैं तथा असली अवस्था अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। परिभाषा किसने दिया है? तो यह परिभाषा जो है कि यह परिभाषा जो है कि हरलॉक ने दिया है। किसने दिया है? बी हरलॉक ने दिया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलता पूर्वक प्राप्ति से प्रसन्न होती हैं तथा अगली अवस्था के कार्य को सीखने में सफलता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब दमित संवेगों की
अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं। जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कि मानसिक रेचन कहते हैं। मानसिक रेचन, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, मानसिक रेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया निम्न की कमी से होती है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया निम्न की कमी से होती है। तो किसकी कमी से होती है? फोलिक अम्ल की कमी से होती है। और जो है कि इसमें दो बताया, फोलिक अम्ल और साइकोकॉल्बिन के कमी से होता है। ज्यादा तो इसका आंसर सी होगा। तो देखते हैं क्या बताया है इसका जो कि सी और डी दोनों बताए। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया साइनोकोबाल्मिन विटामिन बी 12 तथा फोलिक एसिड विटामिन बी 9 की कमी से होता है। विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड डीएनए के निर्माण और कोशिकाओं विभाजन के लिए आवश्यक होते हैं, अतः इनकी कमी के कारण अपरिपक्व लाल रक्त कणिका का विभाजन नहीं हो पाता, जिससे आरबीसी लाल रक्त कणिका का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है। आरबीसी का सामान्य से बड़ा होना ही मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। इसे मैक्रोसाइटिक या हाइपोक्रोमोटिक एनीमिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उच्च रक्तदाब में पीड़ित रोगी को देना चाहिए। उच्च रक्तदाब में पीड़ित रोगी को देना चाहिए क्या? अधिक प्रोटीन युक्त आहार, कम रेशे युक्त आहार, कम सोडियम युक्त आहार। तो कम सोडियम युक्त आहार देने चाहिए। तो इसका आंसर जो है कि सी सही हो जाएगा। अधिक प्रोटीन युक्त आहार नहीं देना चाहिए, कम रेशे युक्त आहार भी नहीं देना चाहिए, अधिक देना चाहिए। और प्रोटीन जो कि कम देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उसका व्याख्या है। बताया है कि उच्च रक्तदाब वाले रोगी को कम सोडियम युक्त आहार लेने की सलाह इसलिए दी जाती है कि अधिक सोडियम युक्त आहार रक्तचाप को और बढ़ा देता है। ऐसे में यदि उच्च रक्तचाप वाला व्यक्ति यदि अधिक सोडियम युक्त आहार का सेवन करेगा तो उसे हार्ट अटैक तथा हृदय से जुड़ी ऐसी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। डब्ल्यूएचओ के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दैनिक आहार में सोडियम की अनुशंसित मात्रा 2.4 ग्राम तथा हृदय रोगों से पीड़ित रोगी के लिए सोडियम की अनुशंसित मात्रा जो कि प्रतिदिन 1.5 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि घर में प्रबंधन कहलाता है। घर में प्रबंधन कहलाता है तो घर में प्रबंधन क्या कहलाता है? केवल कार्य करना, परिवार की मुखिया की जिम्मेदारी, पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग, पारिवारिक लक्ष्यों के लिए साधनों का प्रयोग। तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। घर में प्रबंधन कहलाता है तो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग घर में प्रबंधन कहलाता है। किसी भी प्रकार से की गई गृह व्यवस्था की सफलता इसमें निहित है कि उस परिवार ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो है कि सीमा तक की है, प्राप्ति की सीमा तय की है कि क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित व्यवस्था आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रेयान से बने वस्तु को धोते समय धीरे धीरे हाथों से दबाने और मलने की क्रिया प्रयोग करते हैं क्योंकि रेयान से बने वस्तु को धोते समय धीरे धीरे हाथों से दबाने और मलने की क्रिया प्रयोग करते हैं क्योंकि इसकी सतह बहुत चिकनी होती है, यह अधिक स्थायी नहीं है। पानी में भीगने से इसकी ताकत कम हो जाती है, इसमें प्राकृतिक चमक है। तो रेयान से बने वस्त्र धोते समय धीरे धीरे हाथों से दबाने और मलने की क्रिया का प्रयोग करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि जो है कि पानी में भीगने से इसकी ताकत कम हो जाती है, इसीलिए हम इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से करते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाता है। तो जो है कि जब यह गीला किया जाता है तो यह 70% शक्ति खो देता है अर्थात कमजोर हो जाता है, तो धोते समय यह फट नहीं जाए, इसलिए बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब दो या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाएं तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक है। जब दो या दो से अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाएं तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक है। तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक क्या है? चमकदार लगेगा या फीका लगेगा या गहरा लगेगा या हल्का लगेगा। तो दो या दो से अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाया जाए तो यह जो है कि गहरा लगेगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो हमारे दृश्यात्मक अनुभव का महत्वपूर्ण पक्षवर्ण बोध है। जब दो या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाते हैं तो प्रत्येक रंग जो है कि पहले से अधिक गहरा प्रतीत होता है। वस्त्र संयोजन में प्रत्येक रंग का उचित स्थान होना आवश्यक है। रंगों के विभिन्न संयोजन से ही वस्त्रों में आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो SDP, TDP, ORT, PSC। तो आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। क्या है? तो यह जो कि TDP है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, TDP। आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम TDP है। सरकार द्वारा समय समय पर अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एंटी वेरी वेरी फैक्टर कहलाता है। तो एंटी वेरी वेरी फैक्टर कहलाता है, क्या कहलाता है? तो एंटी वेरी वेरी फैक्टर जो है कि B1 कहलाता है। B1 एंटी वेरी वेरी फैक्टर कहलाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो B1 एंटी वेरी वेरी फैक्टर कहलाता है। B1 को थायमीन कहते हैं। इसकी कमी से बेरी वेरी नामक रोग हो जाता है, जिससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कार्य बिगड़ जाता है। फलस्वरूप लकवा की आशंका हो जाती है। इस विटामिन द्वारा शरीर का विकास होता है तथा शरीर स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रारंभ में 2 दिन मां के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है। प्रारंभ में 2 दिन मां के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध क्या कहलाता है? तो कोलेस्ट्रम कहलाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। प्रारंभ में 2 दिन मां के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। कोलेस्ट्रम प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ होता है। इसको पीने से शिशु की पाचन क्रिया जो है कि बढ़ जाती है। इसे ग्रहण करने से शिशु रोगों से भी बचाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है? तो किस अवस्था में जो कि विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है? तो जो है कि पूर्व विद्यालयी अवस्था में जो कि विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो पूर्व विद्यालयी अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है। विटामिन ए शरीर की वृद्धि में सहायक होता है तथा आंखों की दृष्टि रंगों संश्लेषण में भाग लेता है। विटामिन बी एक एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। विटामिन ए एक एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ICMR के अनुसार विटामिन डी की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिला के लिए होनी चाहिए। ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के अनुसार जो है कि विटामिन डी की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिला के लिए होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए गर्भवती महिला के लिए? तो जो है कि यह 2011 का है। तो उस हिसाब से जो है कि विटामिन डी की दैनिक मात्रा के हिसाब से यह होगा 10 माइक्रोग्राम या 400 IU हो जाएगा। तो यह जो कि इस समय के हिसाब से गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 2024 के RDA के अनुसार जो है कि 600 माइक्रोग्राम होना चाहिए। 600 IU होना चाहिए। एक अनुसार विटामिन डी की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिला के अनुसार जो कि 600 IU होना चाहिए। तो इसका आंसर यह हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है इनमें से। तो प्रोटीन के चयापचय का जो है कि मुख्य पदार्थ यूरिया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। डी, हाँ, बी हो जाएगा।
तो यूरिया प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। यकृत आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल का विखंडन करके फलस्वरूप बनी अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जो कि उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में जो है कि कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, तो जो है कि 24 है। तो मानव शरीर में जो है कि 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। तो मानव शरीर में जो है कि 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में 4 से 5% अंश इन्हीं खनिज लवणों का होता है। इन्हें लघुत्व भी कहते हैं। दैनिक लवणों की रक्षात्मक भोज्य पदार्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है। निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है, तो यह जो है कि पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता, तो यह जो है कि नायलॉन में होता है। किसमें होता है? नायलॉन में होता है। तो इसका आंसर जो है कि नायलॉन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो नायलॉन किसी प्रकार के रंग नहीं होते हैं, अतः नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है, तो जो है कि अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का क्रम है अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा है। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, यह चारों है। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था क्रमशः अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। रेशम के तंतु प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। तो इनको जो है कि कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। तो किसको कहते हैं कृत्रिम रेशम? तो जैसा है कि इन रेयॉन है, नायलॉन है, ड्रेप्रॉन है, आयरलॉन है। तो इनमें से जो है कि रेयॉन है। रेयॉन जो है कि कृत्रिम रेशम भी कहते हैं रेयान को। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो रेयान को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। अपने परिष्कृत रूप से जो कि रेयान रेशम का समतुल्य वस्त्र माना जाने लगा है। इसका मुख्य कारण इसकी रेशम के समान चमक तथा रेशम से कम कीमती ही थे। रेयान को कृत्रिम रेशम समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है। तो कौन सा जानवर जो है कि ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है? तो भेड़, ऊंट, हिरन, बकरी। तो ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है, तो जो है कि हिरन नहीं है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो हिरन ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक ऊन भेड़ों से प्राप्त की जाती है। भेड़ों के अतिरिक्त जो है कि बकरी, ऊंट, घोड़े तथा खरगोश आदि पशुओं में भी ऊन प्राप्ति की जाती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जिस भी पशु के शरीर पर लंबे बाल उगते हैं, उनसे ऊन प्राप्त की जा सकती है। मेरूनो नामक भेड़ की ऊन जो है कि सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देते हैं। कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देते हैं। गोलाकार, आयताकार, चौड़ा, लंबा। तो कपास तंतु जो है कि अनुप्रस्थ काट में कैसे दिखाई देते हैं? तो जो है कि लंबा दिखाई देते हैं। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, लंबा दिखाई देते हैं। तो कपास के तंतु अनुप्रस्थ काट ली जाए तो उसके बीचों बीच एक लंबी नली सी दिखाई देती है। यदि कपास के किसी तंतु को अनुदैर्ध्य काट में देखा जाए तो इसकी रचना चपटे वल खाए हुए फीते के समान प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कपास उत्पाद में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। कपास उत्पाद में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश इनमें से कौन सा है? तो जो है कि अमेरिका है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका। तो कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान अमेरिका का है, जबकि कपास के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर तथा मिस्र तीसरे स्थान पर है। कपास एक उष्णकटिबंधीय जो एक पौधा है, जिसकी खेती 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होती है। विश्व में मध्य रेशे वाली कपास की खेती सर्वाधिक होती है। कपास को
सफेद सोना भी कहा जाता है। कपास को कौन क्या कहा जाता है? सफेद सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है? इनमें से कौन जो है कि स्वनिर्मित रेशम नहीं है? तो लपेटा रेशा जो कि स्वनिर्मित रेशम नहीं है, मूंगा रेशा, कता हुआ रेशा, आरंडी रेशा, यह स्वनिर्मित खुद से निर्मित रेशा है। और इस लपेटा रेशा जो कि इसकी खेती की जाती है, मतलब पालन रेशम के कीड़े का पालन किया जाता है, तो लपेटा रेशा। तो मुख्य रूप से जो कि रेशम दो प्रकार में पाया जाता है, एक जो कि स्वनिर्मित रेशम, एक जो कि उत्पादित रेशम। इसे उत्पादित किया, लपेटा हुआ रेशा उत्पादित रेशा है। तो स्वनिर्मित रेशम तीन प्रकार के होते हैं, मूंगा रेशा, आरंडी रेशम, टसर रेशम तथा उत्पादित। और उत्पादित रेशम भी दो प्रकार के होते हैं, कौन सा? लपेटा हुआ रेशा और कता हुआ रेशा होता है। जो छोटा छोटा रेशा उसे काट दिया जाता है तो कता हुआ रेशा होता है, जो लंबा रेशा उसे लपेट दिया जाता है, लपेटा रेशा होता है। तो भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पाद का क्षेत्र है, भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पाद का क्षेत्र इनमें से कौन सा है? कर्नाटक और जम्मू कश्मीर जो है कि भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पाद का क्षेत्र है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पाद के क्षेत्र कर्नाटक तथा जम्मू कश्मीर है। भारत चीन के बाद द्वितीय बृहत्तम रेशम उत्पादक देश है। भारत में रेशम की सभी 5 ज्ञान वाणिज्यिक किस्मों मालबरी, ट्रॉफी कल्ट्रसर, ओक टसर, इसी इरी तथा मूंगा रेशम के उत्पाद में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। कर्नाटक देश का सर्वाधिक रेशम जो कि 41% उत्पादन करता है तथा आंध्र प्रदेश देश का 35% रेशम उत्पादन करता है, जबकि जम्मू कश्मीर तथा मणिपुर में रेशम कीट पालन के लिए आदर्श जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मेरिनो ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है? मेरिनो ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है? तो मेरिनो ऊन जो है कि सबसे अच्छा यूरोप में, जापान में, चीन में, भारत में, तो सबसे अच्छा इनमें से जो कि पाया जाता है इसका जो है कि मेरिनो ऊन, मेरिनो भेड़ स्पेन में पाया जाता है। तो इसमें से इसका आंसर कोई नहीं है, स्पेन में पाया जाता है मेरिनो ऊन, स्पेन में पाया जाता है। तो इसका आंसर कोई नहीं इसमें दिया गया है। तो मेरिनो ऊन जो कि मेरिनो भेड़ स्पेन में पाई जाती है। मेरिनो भेड़ से प्राप्त ऊन एक प्राकृतिक तथा पतली फाइबर है। यह अपने कोमलता, बारीकी, मजबूती, लचीलेपन, उत्कृष्ट गुणों के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे उत्कृष्ट मेरिनो ऊन ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया मेरिनो ऊन की गुणवत्ता अत्यधिक उच्च, रेशों की मोटाई 15 से 25 माइक्रोन होती है। ऑस्ट्रेलिया मेरिनो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ उत्कृष्ट प्रकार के मेरिनो ऊन का उत्पादन पूरे विश्व के मेरिनो ऊन उत्पाद का 88% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ये तंतु लंबे अविरल होते हैं और मीटर में मापे जाते हैं। तो यह तंतु लंबे अविरल होते हैं और मीटर में मापे जाते हैं। तो इनमें से कौन से तंतु हैं? तो रेशा या तंतु रेशा या यस ट्विस्ट, जेट ट्विस्ट। तो इनमें से जो है कि हो जाएगा इसका तंतु रेशा हो जाएगा। तो तंतु रेशा लंबे अविरल और मीटर से नापे जाते हैं, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो सूत या तंतु रेशे परस्पर जुड़े रेशों की एक निरंतर लंबाई है जो कपड़े की उत्पाद, सिलाई, क्रोशिंग से बुनाई, कढ़ाई और रस्सी बनाने आदि के लिए उपयुक्त है। यह तंतु रेशे अविरल तथा लंबे होते हैं जिन्हें मीटर से मापा जाता है। सूत अनेक प्लाइयों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक प्लाई एक एकल कटा हुआ सूत होती है। एक मोटा धागा बनाने के लिए प्रत्येक प्लाई को विपरीत दिशा में एक साथ मरोड़ा जाता है। अंतिम मोड़ की दिशा के आधार पर धागा यस ट्विस्ट या जेट ट्विस्ट के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कॉट्स वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? कॉट्स वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? तो कच्चा ऊन, कपास तथा धागा, सूती तथा ऊनी, केवल ऊन। तो कॉट्स ऊन किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? तो कॉट्स ऊन जो है कि कपास, कच्चा सूती ऊनी मिलाकर तैयार किया जाता है। कॉट्स ऊन सूत और ऊन को मिलाकर, कॉट्स जैसा कि नाम से है कॉट्स कॉटन और ऊन माने ऊन, वूल माने ऊन, तो सूती और ऊन से मिलाकर तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है।
तो वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो कैलेंडरिंग जो है कि वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो वस्त्रों को चिकना करना कैलेंडरिंग कहलाता है। यह एक यांत्रिक परिचर्या है। किसी वस्तु पर यह परिचर्या सबसे बाद में की जाती है। सैद्धांतिक रूप से कैलेंडरिंग वस्तु को इस्त्री करने के समान है। सैद्धांतिक रूप से जो है कि कैलेंडरिंग वस्तु को इस्त्री करने के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वेट रंजक का उदाहरण है। तो वेट रंजक का क्या उदाहरण है? तो वेट रंजक का उदाहरण इंडिगो है। वेट रंजक का उदाहरण जो कि इंडिगो है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो वेट रंजक का उदाहरण इंडिगो है। यह एक प्रकार के पौधे की पत्तियों से बनाई जाती है। इसे साधारण विधि से तैयार किया जाता है। यह नीला वस्त्र पर मंद नीला रंग लाती है। वेट रंजकों का प्रयोग ऐसे वस्त्रों पर किया जाता है जो अधिकतर पहनने के काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है। तो सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है अरारोट, चावल, रीठा, आलू। तो सर्वाधिक स्टार्च कहाँ पर पाया जाता है? तो सर्वाधिक स्टार्च जो है कि अरारोट में पाया जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो अरारोट में सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिले होते हैं। यह पौधे से बना है। वस्तुओं में कल्प देने पर वस्तुओं में कड़ापन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रेयान वस्तुओं के धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। रेयान वस्तुओं के धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए रासायनिक, भौतिक, प्राकृतिक साबुन। तो रेयान वस्तुओं को धब्बों को छुड़ाने के लिए जो है कि किस चीज का इनमें से प्रयोग करना चाहिए? तो रासायनिक का प्रयोग करना चाहिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो रेयान वस्तुओं के धब्बों को छुड़ाने के लिए रासायनिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। रेयान की वस्तुओं को धोने से पूर्व यह जान लेना नितांत आवश्यक है कि पदार्थों की क्या प्रतिक्रिया होती है। सामान्यतः ऐसी वस्तुओं से धब्बे हटाने के लिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परिचर्या का उद्देश्य है। तो परिचर्या का क्या उद्देश्य है? परिचर्या का उद्देश्य आकर्षण बनाना, आसानी से धोना, आसानी से सुखाना, आसानी से मलना। परिचर्या का उद्देश्य क्या है इसमें? तो परिचर्या का उद्देश्य है आकर्षण बनाना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो परिचर्या का उद्देश्य आकर्षण बनाना। परिचर्या से वस्त्र के दोष मिट जाते हैं तथा उसकी विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप बाजार में उसका अधिक मूल्य प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रंगों का चमकदार या धुंधलापन कहलाता है। रंगों का चमकदार या धुंधलापन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो रंगों का जो है कि चमकदार व धुंधला रंग क्रोमा कहलाता है। क्रोमा रंगों का चमकदार और धुंधला रंग क्रोमा कहलाता है, तो इसका यह। और ह्यूम जो कि रंगों के नाम को ह्यूम कहते हैं। तो नेक्स्ट जो इसके बारे में जान लेते हैं कि रंगों का चमकदार या धुंधलापन क्रोमा अथवा घनत्व कहलाता है। घनत्व अथवा क्रोमा वर्ण की शुद्धता से उत्पन्न होता है। जो वर्ण जितना शुद्ध होगा उतना ही उसमें घनत्व होगा। अधिक घनत्व से वर्णों में चमक आ जाती है। मिश्र वर्णों में कम घनत्व होता है जिससे वर्ण धूमिल अथवा धुंधले हो जाते हैं। वर्णों के इन गुणों को ध्यान में रख कर ही चित्र में वर्ण संयोजन किया जाता है। चित्र में जो कि वर्ण संयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मांसपेशियों में निम्न एकत्र होने से शरीर की थकान उत्पन्न हो जाती है। मांसपेशियों में निम्न एकत्र होने से शरीर की थकान उत्पन्न होती है। तो ऑक्सीजन और लैक्टिक अम्ल के, तो इसका आंसर जो है कि ए से हो जाएगा। ऑक्सीजन और लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से थकान उत्पन्न होती है। तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन ना हो तो तब जाकर लैक्टिक अम्ल जमता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है और फिर लैक्टिक अम्ल जमने लगता है, तो इसका आंसर ए हो जाता है। मांसपेशियों में तब थकान उत्पन्न होने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल पूरा पढ़ी नहीं। तो मांसपेशियों में कार्बन डाइऑक्साइड व लैक्टिक अम्ल एकत्र होने से लैक्टिक अम्ल एकत्र होने से शारीरिक थकान उत्पन्न होती है। मांसपेशियों के निरंतर कार्य करने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किण्वन के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल बनने से अकुंचन क्षमता प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि
एंजिल ने निम्न का बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा। एंजिल ने निम्न का बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा। तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? आय का, व्यय का, मूल्यांकन का, बचत का। तो बचत का जो है कि एंजिल ने अपने बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा था, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो एंजिल द्वारा प्रतिपादित बजट संबंधित नियम के अंतर्गत कहीं भी बचत का उल्लेख नहीं है। आधुनिक मान्यताओं के अनुसार जो कि समाज के प्रत्येक वर्ग के बजट में अनिवार्य रूप से नियमित बचत का प्रावधान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जैसे जैसे आय वृद्धि होती है, निम्न पर होने वाला व्यय का प्रतिशत घटता है। तो किस पर प्रतिशत घटता है? जैसे जैसे आय की वृद्धि होती है तो निम्न पर होने वाला प्रतिशत घटता है। तो दवा पर, भोजन पर, वस्त्र पर, आवास पर। तो इसका हो जाएगा भोजन पर। भोजन पर जो है कि जैसे जैसे आय की वृद्धि होती है, मतलब मनी पैसा की वृद्धि होती है, तो भोजन पर जो है कि वह घटता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो पारिवारिक बजट के विषय में एक लोकप्रिय नियम एंजिल ने प्रस्तुत किया था। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे बजट में भी कमी आ जाती है, भोजन में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है। जो प्रेषक भेजता है उसे कहते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है। जो प्रेषक भेजता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? जो प्रेषक भेजता है उसे जो है कि डिकोडिंग कहते हैं, और जो प्रेषक जो है कि प्राप्त करता है उसे अनकोडिंग कहते हैं। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता प्रेषक द्वारा भेजे गए शाब्दिक और अशाब्दिक संदेशों का विश्लेषण करता है, उसे जो है कि हम डिकोडिंग कहते हैं। सूचना देने वाला सूचना देने से पूर्व नियम को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, उसे जो है कि एनकोडिंग कहते हैं। सूचना देने वाला सूचना देने से पूर्व नियम को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, उसे जो है कि एनकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गरीबी रेखा की गणना की जाती है। गरीबी रेखा की गणना की जाती है, तो गरीबी रेखा की गणना प्रति व्यक्ति आय में की जाती है। गरीबी रेखा की गणना किसमें की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय में की जाती है। तो इसका आंसर जो है कि ए सही हो जाएगा। गरीबी रेखा की गणना प्रति व्यक्ति आय द्वारा की जाती है। गरीबी की रेखा के लिए सरकार ने बीपीएल कार्ड जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि वयस्क के लिए समान सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तदाब होता है। वयस्क के लिए समान सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तदाब होता है, तो 120 से 180 mmHg होता है। तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। तो हमारे रक्त वाहिनियों में पड़ने वाले खुद के दबाव को रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसकी माप जो है कि स्फेग्मोमेनोमीटर द्वारा की जाती है। ये जो है कि एक समान व्यक्ति के लिए आदर्श ब्लड प्रेशर 120 से 80 mmHg माना जाता है। इसमें पहली ऊपर संख्या को जो है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, क्योंकि यह हृदय के धड़कने के समय ब्लड प्रेशर को दिखाता है। दूसरी संख्या को जो कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, क्योंकि यह हृदय के तनाव मुक्त रहने के समय डायस्ट्रोल के ब्लड प्रेशर की सूचना देती है। ब्लड प्रेशर को पारे के स्तंभ में मिमी में मापा जाता है। ब्लड प्रेशर के 140 से 90 प्रति 90 से ज्यादा होने पर उसे जो कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भूरी क्रांति संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं से, तेल तथा तेल बीज से, फूल से, रेशम से। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति जो है कि इसमें नहीं दिया गया है। भूरी क्रांति जो है कि धूसर क्रांति से संबंधित है, और गेहूं जो है कि उर्वरक क्रांति संबंधित है। तिलहन जो है कि पीली क्रांति से संबंधित है। तो इसमें जो है कि इसका आंसर नहीं दिया गया है, भूरी क्रांति का नहीं दिया गया है। तो भूरी क्रांति जो कि भूरी क्रांति या धूसर क्रांति से संबंध जो कि उर्वरक उपभोग से वृद्धि में से संबंधित है, जबकि पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पाद से, गेहूं चावल आदि गेहूं चावल जो है कि हरित क्रांति से संबंधित है। उर्वरक से जो है कि भूरी क्रांति से संबंधित है। के अंतर्गत आने वाले घटक हैं जो कि तथा रेशम उत्पाद जो कि सेरिकल्चर से कहलाता है, और दिए गए विकल्पों में से
इसका उत्तर जो कि कोई इसमें नहीं दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अतिसार, त्वचा शोथ और अवसाद के लक्षण हैं। अतिसार, त्वचा शोथ और अवसाद के लक्षण इनमें से कौन से हैं? अतिसार, त्वचा शोथ, अवसाद, अतिसार, त्वचा शोथ व अवसाद के लक्षण हैं तो चर्मग्राह है। चर्मग्राह है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो अतिसार, त्वचा शोथ और अवसाद चर्मग्राह के लक्षण है। विटामिन B5 या निकोटीन अम्ल की कमी से चर्मग्राह या पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मिल्क शेक उदाहरण है। मिल्क शेक किसका उदाहरण है? तो मिल्क शेक जो है कि पूर्व स्वास्थ्य स्वच्छ आहार है। पूर्व स्वच्छ आहार है तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। मिल्क शेक एक पूर्ण स्वच्छ आहार है। मिल्क शेक पूर्ण स्वच्छ आहार का उदाहरण है। मिल्क शेक दूध, चीनी और मेवे के प्रयोग से बनाया जाता है। दूध को एक संपूर्ण आहार कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ICDS प्रारंभ किया गया था। ICDS कब प्रारंभ किया गया था? तो ICDS जो है कि 1975 में प्रारंभ किया गया था। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो ICDS भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर सन 1975 में प्रारंभ किया गया था और समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए अनेक सेवाएं उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि चीनी का जेली से कार्य है। चीनी का जेली से कार्य क्या है? तो चीनी का जेली से जो है कि बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने का कार्य है। जेली में कार्य जो है कि बैक्टीरिया से निष्क्रिय करना होता है। चीनी का जेली में कार्य बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना होता है। जेली में चीनी बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने के लिए डाला जाता है। चीनी की गाढ़ी चाशनी में फलों को पका देने से उसमें जीवाणु उत्पन्न नहीं हो पाते हैं और इस प्रकार फलों का संरक्षण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सिलवाए गए वस्तुओं की अपेक्षा सिले सिलाए वस्त्र निम्नलिखित कारणों में से बेहतर होते हैं क्योंकि यह पक्का रंग है, आसानी से उपलब्धता है, कम कीमत है, रंग प्रदान करता है। सिलाए गए वस्तुओं की अपेक्षा सिले सिलाए वस्त्र निम्नलिखित कारणों से बेहतर होते हैं क्योंकि यह क्या है? तो यह जो कि मजबूत होते हैं। सिलवाए गए वस्त्र की अपेक्षा जो कि सिले सिलाए वस्त्र निम्नलिखित में से क्या बेहतर है? तो इनमें से जो कि हो जाएगा यह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं यह, और जो खुद से सिलाए जाते हैं तो मजबूत रहते हैं और जो सिले सिलाए वस्त्र होते हैं वह आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। तो सिले सिलाए वस्त्रों की अपेक्षा सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा जो कि सिले सिलाए वस्त्र जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, प्रचलित फैशन ट्रेंड के अनुसार होते हुए थोड़ा किफायती होते हैं तथा मैचिंग के बेहतर विकल्प होते हैं। इन्हीं सब कारणों से इन्हें सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा बेहतर विकल्प माना जाता है। तो निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तनों का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा उदाहरण जो कि बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तनों का उदाहरण है? तो मुस्कुराहट का प्रारंभ, प्रथम शब्द, पठन, चलना। तो निम्न में से जो है कि इनमें से बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तनों का उदाहरण नहीं पूछा है। तो नहीं पूछा है तो पढ़ना नहीं होगा तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जा सकता है। तो एक कॉलेज में जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जा सकता है। तो अकेंद्रीकृत या मेज पर दिए जाने वाली सेवा, स्वयं लेने की सेवा, मिश्रित सेवा। तो एक कॉलेज में जलपान गृह में जो है कि स्वयं से लेने वाली सेवा को विकसित किए जा सकते हैं। स्वयं से लेने की सेवा तो इसके आंसर सी सही हो जाएगा। एक कॉलेज के जलपान गृह में स्वयं लेने की सेवा सेल्फ सर्विस द्वारा आहार वितरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आईडीडीएम के मरीजों के आहार में कार्बोज की पूरी तरह से ना रोकना चाहिए क्योंकि आईडीडीएम के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से ना रोकना चाहिए क्योंकि यह
कब्ज का कारण है, यह कीटोसिस का कारण है, यह संतुष्टि का अनुभव नहीं करता, या पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता। तो IDDM मरीजों को आहार में कार्बोज पूरी तरह से ना रोकना चाहिए, क्योंकि यह जो है कि पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, इससे जो कि पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। तो IDDM मरीजों के आहार में कार्बोज की पूरी तरह से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। IDDM का पूरा नाम है इंसुलिन। IDDA का पूरा नाम क्या है? इंसुलिन डायबिटीज डिलीट्स मिलिट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, चीनी की अब मिश्रित किया जाता है, चीनी को अब मिश्रित किया जाता है सफेद पत्थर से, नामाड़ी से, हीरा से, इनमें से कोई नहीं। चीनी को अब मिश्रित किया जाता है इनमें से, तो इनमें से क्या होगा? तो सफेद पत्थर से। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, सफेद पत्थर से। तो चीनी को सफेद पत्थर नामक पदार्थ में अब मिश्रित कर दिया जाता है, जिससे मिलावट का पता ना चल सके। चीनी शुगर या शर्करा या क्रिस्टली खाद्य पदार्थ है, जो गन्ने या चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। इसमें मुख्यतः सुक्रोज, लैक्टोज एवं फ्रक्टोज उपस्थित होता है। यह फलों, मधु एवं अन्य कई स्रोतों में सुक्रोज के रूप में रहता है। विश्व में प्रति व्यक्ति चीनी की खपत सर्वाधिक मात्रा में ब्राजील में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जरूरी आवश्यक नहीं है? तो निम्न में से क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जरूरी आवश्यक नहीं है? तो लचीला पाठ्यक्रम, आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम, योजनाबद्ध अधिगम या प्रतिपुष्ट। तो जो है कि इनमें से क्या होगा? तो इनमें से जो है कि प्रतिपुष्टि होगा। तो प्रतिपुष्टि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जरूरी आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर जो है कि डी सही होगा। और लचीला पाठ्यक्रम होना और आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम, योजनाबद्ध अधिगम होना, यह सभी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनौपचारिक शिक्षा उसके लिए है। तो अनौपचारिक शिक्षा किसके लिए है? जो कि औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, या जो अशिक्षित हैं, या सीखने का प्रोत्साहन नहीं है, जो वास्तव में गरीब हैं, जो पत्र व्यवहार कर सकते हैं पर कक्षा में नहीं जा सकते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा उसके लिए है, तो जो है कि जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि महिला एवं बच्चों का चहुमुखी विकास किस कार्यक्रम का प्रतिफल है? महिला एवं बच्चों का चहुमुखी विकास किस कार्यक्रम का प्रतिफल है? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, DWCRA ढोकरा कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता के विकास कार्यक्रम। तो महिला एवं बच्चों के चहुमुखी विकास कार्यक्रम इनमें से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ढोकरा, DWCRA कार्यक्रम, ढोकरा कार्यक्रम। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। महिलाओं एवं बच्चों की चहुमुखी विकास का कार्यक्रम जो कि ढोकरा कार्यक्रम है। ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम का अंग्रेजी में नाम जो है कि ढोकरा, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज है। यह ग्रामीण परिवेश में रहने वाली तथा गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रही महिलाओं तथा बच्चों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के निमित्त एवं विशेष कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकती है। तो बच्चों में बिस्तर गीला करने का आदत निम्न का नतीजा हो सकती है। तो खराब स्वास्थ्य, मनोभावात्मक असुरक्षा, अपर्याप्त प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। तो खराब स्वास्थ्य भी है, मनोभाव असुरक्षा भी है, अपर्याप्त प्रशिक्षित, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है शोध कार्य में? तो जो है कि जीन पियाजे ने दिया है, जीन पियाजे ने। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। जीन पियाजे ने विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पियाजे के अध्ययनों का आधुनिक बाल विकास विषय पर अधिक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक का ध्यान विकास की अवस्थाओं की ओर दिया
दिलाया तथा संज्ञान के महत्व को आकर्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा है। कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कपड़ा कौन सा है? तो रेशमी, मलमल, सूती, कृत्रिम। तो कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए उपयुक्त कला जो है कि रेशमी है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। रेशमी कपड़ा बहुत सिलने में उतना आसान नहीं होता, इसे सिलने के लिए कला होनी चाहिए। तो कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए जो कि सूती कपड़ा उपयुक्त होता है, सॉरी सूती है, इसमें सूती हो जाएगा। तो सिलने की कला जो कि सूती हो जाएगा, सूती, सॉरी। तो कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए कि सूती कपड़ा उपयुक्त है। सीखने के दौरान काफी गलतियां होती हैं, इसलिए मलमल, रेशमी तथा अन्य महंगे कपड़े उपयुक्त नहीं है। हाँ, रेशमी कपड़ा जो कि सस्ती होती है और सूती कपड़ा महंगे होते हैं। अगर आप शुरू में सीख रहे हैं तो सूती कपड़ा से सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक इनमें से क्या है? तो किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो कि प्रचलित शैली है। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा, प्रचलित शैली। तो प्रचलित शैली किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि किशोर फैशन के अनुसार अपने पहनने के वस्त्र का चयन करते हैं। ग्लूकोमा संबंधित है, तो ग्लूकोमा किससे संबंधित है? तो ग्लूकोमा जो है कि आंखों से संबंधित है, आंखों से संबंधित है। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा, ग्लूकोमा आंखों से संबंधित है। ग्लूकोमा को काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। काला मोतियाबिंद के अधिकतर मामलों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, ना ही दर्द होते हैं, इसलिए यह दृष्टिहीन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। काला मोतियाबिंद में हमारे आंखों की ऑप्टिक नर्व पर दबाव पड़ता है, जिससे उन्हें काफी नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो है कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने की 1945 खाद्य एवं कृषि संगठनों की स्थापना दिवस जो कि 16 अक्टूबर को सम्मान में विश्व भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में लागू की गई थी, 1951 में। तो इसका आंसर जो कि यह 1951 से 1956 तक चली थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि एवं सिंचाई को मुख्य प्राथमिकता दी गई थी। इसी पंचवर्षीय योजना में सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ हुई। भाखड़ा, नागल, दामोदर, खाड़ी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसी योजना की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान है? किस वैज्ञानिक के अनुसार जो कि नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान है? तो जॉन लॉक के अनुसार है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, जॉन लॉक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि तेज आवाज सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है, वह कहलाता है? तेज आवाज सुनकर हाथ ऊपर उठा लेता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह जो है कि तो तेज आवाज़ सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है, वह कहलाता है? तो वह जो कि मोरो स्टॉरल कहलाता है, मोरो स्टार्टल कहलाता है। तो इसका आंसर जो है कि सी सही हो जाएगा, मोरो स्टार्टल। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसने दूध में थोड़ी चीनी डाल दी किसने दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा। तो किसके दूध में जो है कि थोड़ी चीनी डाल दी जाए
और वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा, तो बकरी का दूध जो है कि हो जाएगा। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, बकरी का दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रखता है कहलाता है। तो वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह जो है कि स्टाइल फैशन कहलाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, स्टाइल फैशन। तो फैशन सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा अपने व्यक्तित्व को आकर्षक दिखाने, अपने व्यक्तित्व को अन्य लोगों से अलग दिखाने के लिए किया जाता है। यह भी अंशांकित संचार का एक प्रकार है, जबकि स्टाइल प्रत्येक कार्य को कलात्मक ढंग से करने को कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के पहनावे, रहन सहन तथा कार्य करने का अपनी एक स्टाइल होती है। व्यक्ति के पहनावे, रहन सहन समय तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। वस्तुतः स्टाइल भी एक प्रकार का फैशन ही है, परंतु यह अल्पकाल तक ही रहती है, जैसे हेयर स्टाइल, साड़ी एवं अन्य पहनने वाले आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? तो यह कर्नाटक का है। तो यह कर्नाटक, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो कसूती जो है कि दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है। कमल, रंग, हाथी, पालकी, मयूर, बैल, तोते, तुलसी का पेड़, नदी आदि इस कढ़ाई में लोकप्रिय नमूने होते थे। कसूती कढ़ाई के नमूने धार्मिक प्रसंगों तथा स्थानीय वास्तुशिल्प से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है? प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, बिहार राज्य से। प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य से है। मधुबनी चित्रकारी, जिसे मिथिला की कला या क्योंकि यह बिहार के मिथिला अंचल में पनपी थी भी कहा जाता है, इसलिए विशेषतर चटकीले और विषम रंगों से भरे गए रेखा चित्र अथवा आकृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एस्बेस्टस है। तो एस्बेस्टस क्या है? तो एस्बेस्टस जो है कि एक प्राकृतिक तंतु, मिनरल तंतु है। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो यह एस्बेस्टस मिनरल तंतु, एस्बेस्टस के तंतु विशेष प्रकार के चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। यह तंतु अत्यंत कोमल, बारीक, उज्ज्वल तथा लंबे होते हैं। यह तंतु ताप के कुचालक होते हैं। इन पर जंग या तेजाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वह कपड़े जो हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिचर्या नहीं की जाए, वह कहलाते हैं। तो वह कपड़े कौन से कहलाते हैं? वह कपड़े जो है कि तुरंत हथकरघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर कोई परिचर्या नहीं की जाती है। तो ये जो कि ग्रे गुड कहलाता है, ग्रे गुड कहलाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ग्रे गुड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग किसकी है? नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग किसकी है? तो नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग जो है कि पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, पॉली टेट्राफ्लोरोफ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अधिकतम मूल्य का रंग है। अधिकतम मूल्य का रंग इनमें से कौन सा है? अधिकतम मूल्य का रंग जो कि काला रंग है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो काला रंग जो है कि अधिकतम मूल्य का रंग है। मुख्य मूल्य का संबंध जो है कि रंगों के गहरे तथा हल्केपन से है। सफ़ेद रंग सबसे कम मूल्य का माना जाता है। काले रंग का सबसे मूल्यवान रंग माना जाता है क्योंकि इसमें गाढ़ा कोई रंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि संतुलन, लय तथा अनुपात कहलाते हैं। संतुलन, लय तथा अनुपात सिद्धांत कहलाते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और देखिए, अनुपात, संतुलन, लय, बल, दबाव, ये सब सिद्धांत है। सिद्धांत कितने? 5 है। कला के सिद्धांत 5 है, कला के तत्व जो कि 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आयकर निम्न प्रकार का कर है। तो आयकर जो है कि इनमें से कौन सा कर है? तो आयकर जो है कि प्रत्यक्ष कर है। जिसका आंसर बी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर। आयकर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से वसूला जाता है, अर्थात इसे किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। आयकर प्रत्येक व्यक्ति के गत वर्ष में अर्जित की गई आय पर लगने वाला कर है। यह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पिछले वर्ष में अर्जित कुल आय पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पिछले वर्ष से अर्जित कुल आय पर प्रत्येक
वर्ग के लिए केंद्रीय बजट है द्वारा अधिनियम दर पर देय होता है। भारत में आयकर अधिनियम 1961 द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किडवंश से क्या बढ़ता है। तो किडवंश से क्या बढ़ता है, तो किडवंश से जो है कि खमीरीकरण बढ़ता है, पाचनशीलता होती है, किडवंश में पाचनशीलता बढ़ता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो किडवन एक जो है कि जैविक रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक का सूक्ष्म संजीवों द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिक में विघटन हो जाता है। किडवन में पाचनशीलता बढ़ती है। खमीरीकरण द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड गैस उत्पादन का कार्य करती है। खमीर मिलाकर ही अधिकतर डबल रोटी, नॉन रोटी, विशेष पिज्जा बेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है। प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है। मौखिक, लिखित, समूह परिचर्चा, उपयुक्त सभी। तो प्रभावशाली संप्रेषण जो है कि समूह परिचर्चा होता है। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा, समूह परिचर्चा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्टॉक रजिस्टर में वितरण होता है। तो स्टॉक रजिस्टर में वितरण होता है। तो स्टॉक रजिस्टर में जो है कि क्रम की गई सामानों की सूची का वितरण होता है। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो कि जेम के लिए, जेली के लिए, अचार के लिए, तो उपयुक्त सभी के लिए संरक्षित किया जाता है। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो जेम, जेली, अचार फलों के रसों या उनमें पाए जाने वाले पेप्टिक आदि पदार्थों की सहायता से बनाए जाते हैं। इन्हें परिरक्षित रखने के लिए रसाकर्षण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत इन पदार्थों का सुखाना, स्प्रे ड्राइंग, फ्रिज ड्राइंग, प्रशीतन, निर्वात, पैकेजिंग, डिब्बाबंदी, नमक मिलाना, धुआं देना आदि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बंद डिब्बा युक्त भोज्य पदार्थ में भूरी बिंदी दर्शाता है कि भोजन है। बंद डिब्बा युक्त भोज्य पदार्थ में भूरी बिंदी दर्शाता है कि भोजन कैसा है। तो भोजन जो है कि भोजन तरल है। इसका आंसर डी सही है, भोजन तरल है। तो बंद डिब्बा युक्त भोज्य पदार्थ में भूरी बिंदी दर्शाता है कि भोजन तरल है। शाकाहारी के लिए हरी बिंदी, मांसाहारी के लिए जो है कि मांसाहारी के लिए लाल बिंदी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समीपवर्ती रंग योजना है। तो एक रंगी योजना या संबंध रंग योजना, पूरक रंग योजना, त्रिकोणीय रंग योजना। समीपवर्ती रंग योजना है। तो समीपवर्ती रंग योजना कैसी है, एक रंगी योजना है। तो इसका आंसर है कि ए सही हो जाएगा। वर्ण के गुणों के आधार पर वर्णहीन, एक वर्णीय, बहुवर्णीय और समरूप या समीपवर्ती एवं मध्यवर्ती आदि रंग योजना में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ण क्रम में जो निकटतम रंग एक ही परिवार के होते हैं चयन समीपवर्ती रंग संगति कहलाते हैं, जैसे कि नारंगी, लाल, बैंगनी अथवा पीला, धानी, हरा आदि समीपवर्ती रंग योजना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डिजाइन में उतार व चढ़ाव हो सकते हैं। तो लय की उतार व चढ़ाव हो सकते हैं। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लाइसिन पाया जाता है। तो लाइसिन किसमें पाया जाता है। तो लाइसिन जो है कि लाइसिन दाल में पाया जाता है। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। लाइसिन दाल में पाया जाता है। लाइसिन एक प्रकार का अमीनो एसिड है जो सामान्यतः विटामिन युक्त कई पूरक तत्वों में पाया जाता है। यह प्रोटीन के जैव संश्लेषण में आवश्यक तत्व यह हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है, तो हमें लाइसिन युक्त पोषक पदार्थ बाहर से लेने पड़ते हैं। अंकुरित अनाज, दालें, पनीर तथा मांस इसके प्रचुरतम स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट में, वसा में, खनिज लवण में, प्रोटीन में। तो शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा जो है कि वसा से प्राप्त होती है। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। और सबसे जल्दी ऊर्जा जो कि कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण का माध्यम पहले प्रारंभ हुआ। तो छापना, रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न। तो इनमें से सबसे कौन सा संप्रेषण का माध्यम पहले प्रारंभ हुआ। तो जो है कि पहले प्रारंभ हुआ तो यह छापना से प्रारंभ हुआ। इसका आंसर ए सही हो गया। तो
तो संप्रेषण माध्यम के अंतर्गत सर्वप्रथम छापने की विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत सूचना या संदेशों को लिखकर या छाप कर प्राप्तकर्ता तक संप्रेषित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल जो कि दूसरे स्रोतों द्वारा दिए जाते हैं, शरीर द्वारा उत्पादित हो, शरीर में आवश्यक ना हो, शरीर द्वारा निष्कासित किए जाए, तो अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं। तो अनावश्यक अमीनो अम्ल जो कि शरीर द्वारा उत्पादित हो, तो इसका आंसर बी सही है, शरीर द्वारा उत्पादित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए। वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए, तो कुपोषण की स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। वसा कुपोषण के रोग में सहायक होते हैं, तो कुपोषण की स्थिति में वसा की मात्रा बढ़ा दी जानी चाहिए। 1 ग्राम वसा से 9.1 किलो कैलोरी प्रदान करना होता है। वसा की प्राप्ति के मुख्य स्रोत जो कि तेल, घी, मक्खन, तेल युक्त बीज आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि वह व्यक्ति जो नवीन विचारों के किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है, वह व्यक्ति जो नवीन विचारों को किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता उसे कहते हैं, तो उसे जो है कि उसे क्या कहते हैं, उसे नवप्रवर्तक कहते हैं। इसका आंसर ए सही हो जाएगा, उसे नवप्रवर्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों में की जाती है। सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों में की जाती है, तो किन खान पान प्रबंधों में की जाती है, तो एयर केटरिंग के प्रबंधों में की जाती है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शोध प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम बताइए। शोध प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम बताइए। तो शोध प्रस्ताव से लिखने में इतने क्रम वाइज बताना है। तो सबसे पहले तो प्रस्तावना लाना होता है, फिर उसके बाद प्रस्तावना लाने के बाद जो है कि उद्देश्य, फिर उसके बाद उद्देश्य के बाद जो कि साहित्य का पुनरावलोकन, और फिर उसके बाद जो है कि साहित्य का पुनरावलोकन के बाद पहले प्रस्तावना, दूसरा चौथा पहला कितने किसमें है, बहुत बड़ा है। दूसरा चौथा पहला जो है कि ए में है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। फिर आंकड़ों का विश्लेषण लास्ट में जो है कि आंकड़ों का विश्लेषण होगा। वाइज लिख देते हैं, ऊपर नीचे बना दो। तो शोध प्रस्ताव लिखने के लिए जो कि सही अनुक्रम क्या है, पहले प्रस्तावना होगा, फिर उद्देश्य, साहित्य या पुनरावलोकन, कार्यप्रणाली, फिर आंकड़ों का विश्लेषण, ग्रंथ सूची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि यौनावस्था की बाधा में शामिल है। यौनावस्था की बाधा में शामिल है तो स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा, उपयुक्त सभी। तो यौनावस्था की बाधा में शामिल है तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रेशर कुकर की डिजाइन इस प्रकार की जाती है ताकि भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके। तो प्रेशर कुकर की डिजाइन इस प्रकार की जाती है ताकि भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जाता है, 180 डिग्री और 25 आईडी के द्वारा पकाया जा सके। इसका आंसर सी से हो जाएगा। 180 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 आईडी हो जाएगी। वसा की कमी से निम्न रोग हो जाते हैं। तो वसा की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, तो वसा की कमी से जो है कि फाइनोडर्मा रोग हो जाते हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, फाइनोडर्मा रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग निम्न वर्णों के कारण होते हैं। तो यह जो कि सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग किनके कारण होते हैं, तो एंथ्रोसाइनिन, सब्जियों में लाल व बैंगनी रंग किनके कारण होते हैं, तो जो है कि एंथ्रोसाइनिन के कारण होते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कम दूरी की दुकान से छोटी मात्रा में बार बार मसालों का या साबुन खरीदने को कहते हैं। कम दूरी की दुकान में छोटी मात्रा में बार बार सामानों या साबुन खरीदने को कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, तो जो है कि इन्हें सुविधाजनक सामान कहते हैं। तो इन्हें सुविधाजनक सामान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि बंधन का उपयोग किया जाता है। तो बंधन का उपयोग किसमें किया जाता है, कपड़ों पर, मुहाने की सुरक्षित रखना, या हुक और आँखों पर, उपयुक्त सभी। तो बंधन का उपयोग किया जाता है। तो बंधन का उपयोग जो कि कपड़ों पर भी किया जाता है, मुहाने को सुरक्षित
रखता है भूख और आँखों पर उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ए वी एड्स को एडगर डेल ने किस अंतर्गत वर्गीकृत किया है। ए वी एड्स को एडगर डेल ने किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया है, तो किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया है, तो जो है कि अनुभव शंकु के अंतर्गत एडगर डेल ने वर्गीकृत किया है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ट्राइसेम शुरू हुआ था, तो ट्राइसेम शुरू हुआ था, तो ट्राइसेम कब शुरू हुआ था, तो ट्राइसेम जो है कि 1979 में शुरू हुआ था, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो ट्राइसेम शुरू हुआ था सन 1979 में। इसका पूरा नाम जो कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। इसके अंतर्गत जो कि महिलाओं के न्यूनतम कार्य कवरेज का 33% से बढ़कर 40% कर दिया गया था। इसके अंदर जो कि महिलाओं को 33% से बढ़कर 40% तक कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि प्रतिचयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रतिचयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो सामुदायिक वितरण, परिशुद्धता, जनसंख्या, तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा, तो प्रतिचयन जो है कि विचरण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना कहलाता है। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना कहलाता है, तो खाका बनाना क्या कहलाता है, तो जो है कि योजना बनाना हो जाएगा, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा, योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि संक्रिया चार्ट है। संक्रिया चार्ट क्या है, एक प्रबंधन के कार्यों का नियमित रिकॉर्ड, संचालन की एक प्रक्रिया, सामग्री के संचलन के अभिलेखन के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति, समूहों की चित्रवत वर्णन और कार्यों का संबंध। तो संक्रिया चार्ट क्या है, तो संक्रिया चार्ट जो है कि संचार की एक प्रक्रिया है, संचार की एक प्रक्रिया है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि खून के धब्बे किस प्रकार से दूर किए जा सकते हैं। तो खून के धब्बों को जो कि किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, तो खून के धब्बे को जो कि गर्म पानी से साफ नहीं होना चाहिए, तो खून के धब्बे को ठंडा पानी, नमक और साबुन से साफ किया जा सकता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यह विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है, तो हल्का कतरन जो है कि विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है। कैंची नहीं, ना कतरनी और अतिरिक्त कतरन, हल्का कतरन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पॉलीसेकेराइड निम्न शर्करा आती है, पॉलीसेकेराइड में जो कि निम्न शर्करा आती है, तो स्टार्च, पेप्टेन, ग्लाइकोजन, तो यह सभी आती है, इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 20 ग्राम प्रोटीन, 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 10 ग्राम वसा निम्न ऊर्जा प्रदान करता है। तो 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और जो है कि 10 ग्राम वसा निम्न ऊर्जा प्रदान करता है, तो इनमें से कितना ऊर्जा प्रदान करता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन में जो है कि 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में जो है कि 4 किलो कैलोरी होती है और 1 ग्राम वसा में जो है कि 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 4 का गुणा जो है कि 20 में कर देंगे और इसका जो कि 60 में कर देंगे और 10 का गुणा जो है कि 10 का गुणा जो है कि 9 का गुणा जो है कि 10 से कर देंगे, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है कि हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 410 किलो कैलोरी हो जाएगा, 410 किलो कैलोरी हो जाएगा। तो 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 10 ग्राम वसा 410 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करेगा। 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है तथा 1 ग्राम वसा जो कि 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है तथा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण सहायता किसके अनुसार चयनित की जाती है, तो आयु, अनुभव, मानसिक योग्यता, उपयुक्त सभी। तो
तो शिक्षण समानता जो है कि उपयुक्त सभी के द्वारा चयनित किया जाता है। आयु, अनुभव, मानसिक योग्यता सभी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्षार के गर्म व सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु हैं। क्षार के गर्म व सांद्र घोल में ऊन व सिल्क के तंतु हैं, घुल जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिकुड़ जाएगा, फूल जाएगा। तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? तो जो है कि क्षार के गर्म व सांद्र घोल में ऊन व सिल्क जो है कि ऊन तंतु घुल जाएंगे। तो इसका आंसर ए से हो जाएगा, घुल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया निम्न रोग के लक्षण हैं। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया किस रोग के लक्षण हैं? तो उच्च रक्तचाप या डायबिटीज, हृदयघात, कैंसर। तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है कि डायबिटीज हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। पॉलीयूरिया में जो कि मूत्र बार बार तथा अधिक मात्रा के निष्कासित होता है, इसमें ग्लूकोज की काफ़ी मात्रा निष्कासित हो जाती है और रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है, जो रोगी को अधिक प्यास लगती है, जिससे रोगी को लेकिन अधिक प्यास लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिचर्या कहलाती है। कपड़ों की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिचर्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? कपड़ों की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिचर्या जो कि टेंटरिंग कहलाती है। तो इसका आंसर सी से होगा, टेंटरिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 100 ml मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है। 100 ml मानव में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? तो ग्लूकोज की मात्रा जो है कि 80 से 120 mg होती है। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मधुमेह में इसकी मात्रा बढ़कर जो है कि 600 mg प्रति 100 ml तक हो जाती है। ग्लूकोज की मात्रा कितनी? 80 से 120 mg होती है। मधुमेह जब होता है तो 6 mg प्रति 100 ml हो जाती है, पर 80 से 120 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से ऊर्जा ह्रास होती है। शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन से ऊर्जा कितनी ह्रास होती है? तो कितना % ऊर्जा ह्रास होता है? तो 7% होगी, 7% जो है कि ऊर्जा ह्रास होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है। हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है, तो कितनी दी जाती है? तो कम। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, कम दी जाती है। हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा कम दी जाती है क्योंकि इस दशा में प्रोटीन का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता तथा अधिक मात्रा में अमोनिया बनने लगती है, जो कि रोग को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई, वे हैं। किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई है, वे हैं। तो वे क्या हैं? तो वे जो कि मॉडल्स हैं, नमूना है, लक्ष्य हैं। तो यह तीनों उपयुक्त सभी हो जाते हैं, यह तीनों हैं। तो हमारा जो कि यह 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्व पेपर हो गया है। अब हम लोग जो है कि 2010 का करेंगे, तो नेक्स्ट डे में करेंगे।